जो कि है द्विघात समीकरण। बेटा द्विघात समीकरण सभी बच्चे पढ़ते हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, सभी बच्चे पढ़ भी चुके हैं, कक्षा 8वीं 9वीं में भी पढ़ते हैं और इसको कक्षा 11वीं में भी पढ़ते हैं, तो अब ये आपके लिए तो नया नहीं है। ठीक है, तो चलिए द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद से आपको द्विपद प्रमेय पढ़ाऊंगा। ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक हो, अगर नहीं जानते हो तो आपको बताऊंगा द्विपद प्रमेय का प्रयोग कहाँ करते हैं। और इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा बेटा श्रेणियां, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, है ना। हरात्मक श्रेणी के बारे में मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं चैप्टर प्रोग्रेस में। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, सबसे पहले मैंने आपको त्रिकोण की, उसके बाद आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है बेटा बीजगणित, उसके बाद अवकलन का नंबर आएगा, फिर उच्छिष्ट निम्निष्ट का नंबर आएगा, फिर समाकलन आएगा, फिर ज्यामिति का नंबर आएगा, और फिर लास्ट में ग्राफ, जिसको हम आरेख भी बोलते हैं, उसका नंबर आएगा। तो शुरू करें कहानी को। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं बेटा? तो सर आज हम आप हमें जो सिखाओगे बेटा, सर आज आप हमें जो सिखाओगे वो है बेटा द्विघात समीकरण एवं इसके हल, द्विपद प्रमेय आज हम सीखने वाले हैं, और सर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में भी आज हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, ये 3 चैप्टर हैं बेटा अलग अलग, इन तीनों में बीजगणित में हालांकि और भी चैप्टर आते हैं, लेकिन अभी के लिए तो हम आज की क्लास में 3 चैप्टरों को खत्म करेंगे। सर एक ही क्लास में तीनों चैप्टर निपटा दोगे? हाँ बेटा, जितना हमें जरूरत है उतना तो मैं आपको करवा दूंगा। समय भी हमारे पास कम है बेटा, है ना, इसलिए अभी थोड़ी रफ्तार में चलेंगे, आप संभाल सकते हो। और वैसे भी ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, तो पढ़ी हुई चीजों को बस हम नजरों से घुमा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि याद भी आ जाए और सिलेबस भी थोड़ा सा कवर हो जाए जल्दी जल्दी। लेकिन जो चीज आपने नहीं पढ़ी उन पे तो हम समय देंगे, उसके लिए निश्चित रहिए। ठीक है, तो बेटा अब हमारा जो बीजगणित है उसमें 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। द्विघात समीकरण एवं इसका हल, द्विपद प्रमेय के बारे में आपको बताया जाएगा, और फिर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए बेटा कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? द्विघात समीकरण क्या होती है द्विघात, आइए जानते हैं। बेटा द्वितीय कोटि की बीजगणितीय समीकरण जिसमें चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चर। चर क्या होता है ये बताऊंगा, कि उच्चतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। नाम से ही समझ में आ रहा है, द्वि द्वि मतलब 2, घात मतलब 2 घात वाली समीकरण, इसे ही हम कहते हैं द्विघात समीकरण। बेटा व्यंजक अलग होता है, समीकरण अलग होती है। अगर जीरो नहीं लगाए हैं, बराबर करके जीरो नहीं लगाए हैं, उसको कदापि समीकरण मत बोल देना। अगर जीरो लगा दिए तो हम उसको बोलेंगे कि अब ये समीकरण है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलूं ax² प्लस bx प्लस c, बच्चे बोल देते हैं कि सर ये द्विघात समीकरण है। जी नहीं बच्चों, ये अभी समीकरण नहीं, ये अभी व्यंजक है, ये अभी द्विघात व्यंजक है। अगर मैं इसका नाम समीकरण रखना चाहता हूं तो बेटा बराबर में जीरो रख दीजिए। जी हाँ, अब ये कंप्लीट अब ये द्विघात समीकरण है जिसमें चर ए बी सी नियत है। चर कौन है? x के पदों में x का मान बदलेगा। सर और उदाहरण समझाइए। जैसे आपने समीकरण पढ़ी होंगी बेटा, x² x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है आपकी द्विघात समीकरण। एक बात बताइए, क्या x के मान बदलोगे तो जब अलग अलग x के मान बदल सकते हैं? मतलब x क्या है? x चर है बेटा। जो चर होता है, जो बदल सकता है, जो परिवर्ती है, वो चर है। अचर जो परिवर्ती ना हो, तो चर की घात को बोलना द्विघात समीकरण। चर की घात को द्विघात समीकरण बोलना, ये है द्विघात समीकरण, ना कि ये द्विघात समीकरण। सर कौन सी वाली? 3² x प्लस 1 बराबर 0। मैं आपसे बोलूं क्या ये द्विघात समीकरण है? अब बच्चे बोलेंगे सर द्विघात समीकरण हो सकती है। देखो ना सर, यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है। जी नहीं बच्चों, ये चर की घात नहीं, ये अचर की घात 2 है। ये 3 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर है मतलब अचर है 3, तो एक अचर आने वाला है, अर्थात एक नियत मान आने वाला है। द्विघात समीकरण होने के लिए आपको चर की उच्चतम कोटि ही 2 होनी चाहिए, उच्चतम घात ही 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ चर तो x है और x की उच्चतम घात ही 1 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। जबकि आपको दिखेगा कि देखिए सर 3 का तो स्क्वायर है, तो ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? क्लियर है? क्लियर है? तो बेटा इस तरीके के फंडे दिमाग में रखा करो, कब कौन सी चीज काम आ जाए। ठीक है, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट। अब बेटा अगर मैं इसको सिंपलीफाई भी करूँ ना तो आप समझ में आएगा, 3 का स्क्वायर 9, अब बेटा x की घात 1 है, मतलब इसको x लिखूंगा प्लस 1 बराबर 0। अरे सर ये द्विघात नहीं, ये तो रेखीय समीकरण है। कौन सी समीकरण है बेटा? रेखीय समीकरण।
एक ये समीकरण है, इसका एक ही मूल आएगा, अर्थात x का एक ही मान आएगा, x का एक ही मान आएगा और वो मान आएगा -1/9। तो द्विघात समीकरण की अगर आप बात कर रहे हो तो सर फिर x के दो मान आएंगे, मतलब x के हर द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे और वो मूल इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे होंगे। संतुष्ट का मतलब है कि जो भी मूल इसके आते हैं उन मूल को इसमें डालिए और 0 आ जाएगी, 0 के बराबर होनी चाहिए, है ना? क्लियर है? क्या आपको जो भी मैंने सिखाना था, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने सिखा दी। तो ये बेटा दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द द्विघात समीकरण। ये है आपकी द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। अगर बराबर 0 ना लिखूं और सिर्फ इतना लिखूं कि ax² + bx + c, तो एक बात तो तय है बेटा कि ये द्विघात समीकरण नहीं, ये द्विघात व्यंजक है। ये बात, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि हाँ भाई द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्वितीय कोटि की बीजगणितीय समीकरण जिसमें चर की घात, चर की उच्चतम घात 2। ठीक है, चल। तो सर अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल भी होंगे, इसके दो मूल होंगे। क्या होंगे बेटा? दो मूल होंगे। तो उन दो मूल को निकालने के लिए सूत्र बता देता हूँ बेटा आपको सीधा सीधा, क्योंकि हम उतनी ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। तो कभी भी अगर आपके पास द्विघात समीकरण आ जाए, क्योंकि बेटा मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स तो हल कर लेते हैं लेकिन लास्ट में आके मैथमेटिक्स में अटक जाते हैं। और मान लीजिए आप फिजिक्स हल करते करते एक ऐसी समीकरण पर आकर फंस गए जो द्विघात समीकरण है, एक ऐसी समीकरण पर आकर फंस गए जो द्विघात समीकरण है, उसको कैसे हल करें सर? क्योंकि हमें फिजिक्स तो आ गई लेकिन मैथ नहीं आती, तो वो मैथ सीख लीजिए। तो बेटा जब द्विघात समीकरण को आप मूल निकालना चाहोगे तो मूल निकालने के लिए आपके पास एक सूत्र है जिसका नाम भी हम बोलेंगे श्रीधराचार्य प्रमेय। श्रीधराचार्य सूत्र बोल दीजिए, श्रीधराचार्य प्रमेय। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसका नाम नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सूत्र को तो पहचानते हैं। आप में से सारे बच्चे इस सूत्र को पहचानते हैं, भले नाम कम बच्चे जानते हो, श्रीधराचार्य प्रमेय। ठीक है, सुनना बेटा। तो समीकरण ax² + bx + c व्यापक द्विघात समीकरण है। व्यापक मतलब जनरल बात, जनरल समीकरण, सामान्यतः, है ना? कहीं पर भी कोई भी मैथमेटिक्स वाला टीचर अगर शुरू करता है ना बेटा, तो वो द्विघात समीकरण को इसी समीकरण से शुरू करता है, इन जनरल। क्लियर? चलो, तो उपरोक्त द्विघात समीकरण का व्यापक हल मतलब, उपरोक्त मतलब ये वाली समीकरण का जो हल हमें मिलेगा, चर x के मान होते हैं। क्या होते हैं बेटा? तो पहले तो उन्होंने एक ही में लिख रखा है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। x बराबर, देखो ध्यान से सुनना, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? तो बेटा इसके ये दो मूल है, इसमें दो मूल है बेटा। ए बी सी तो आप पहचान सकते हो कैसे? ये ए रहा, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी पहचानिए, मान रखिए, यहाँ से दो मान आएंगे। ये दो मान है, एक नहीं है, मैंने लिखे एक में है। कौन कौन से है वो दो मान? आइए बेटा पहचानते हैं। तो x1, अब x है, मूल है, दो मूल है, तो एक एक करके नाम दे देते हैं कि मान लेते हैं पहला मूल है x1, या मान लेते हैं x के दो मान आएंगे, तो पहला मान है x1 और x1 मान जो आएगा वो आएगा -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a। और जो दूसरा मान आएगा x2 वो आएगा सर -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मूल। ये है उस द्विघात समीकरण के मूल। क्लियर? तो ये सूत्र आंख बंद करके भी रख लो इसको। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर? समझ में आया? बोलिए यार, सवाल करेंगे इसलिए कह रहा हूं। चलिए सर, इतनी बात तो समझ में आई। अगर मैं बात करूं बेटा, तो b² - 4ac जो होता है वो विवेचक भी कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेचक कहलाता है। समझाऊंगा, सुन लेना। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। तो बेटा मूलों का योग, मूलों का योग यहाँ पर लिखिए वास्तविक हलों के लिए, और यहाँ लिख लो बेटा काल्पनिक हलों के लिए, काल्पनिक हलों के लिए, काल्पनिक हलों के लिए b² - 4ac लेस देन 0, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। खैर ये इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी। मूलों, इसको फिर से लिख देते हैं, मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग। पहला मूल था सर x1 और दूसरा मूल है x2। अब x1 प्लस x2 जब करेंगे, मूलों का योग निकालना चाहेंगे, तो बेटा आप पहुंच जाएंगे -b/a। तो हमेशा याद रखना, मूलों का योग होता है -b/a। और मूलों का गुणनफल अगर मैं निकालूं, मूलों का गुणनफल, मूलों का
गुणनफल, तो बेटा मूलों का गुणनफल मतलब x1 गुना x2 वो आएगा c बाय a। मूलों का गुणनफल c बाय a। बोलिए बात समझ में आई क्या? अरे यार बोलो बेटा, कहानी क्लियर है क्या? तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। x1 गुना x2 जो हो जाएगा वो c बाय a हो जाएगा। चलिए बेटा हमने जो सीखा ना, तो वो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, उस पूरे को हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम बोलते हैं बेटा विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं इसको? डी। और डी को हम बोलते हैं हिंदी में विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। तो परेशान मत होना। अगर इस विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अब देखो दो तरीके से मान आएंगे। एक द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। काल्पनिक कब होंगे और वास्तविक कब होंगे आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने पढ़ा होगा बेटा, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है -1, तो इसी को बोलते हैं बेटा आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। एक काल्पनिक नंबर है आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे आप गणित के अंदर। मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं गणित का अध्यापक नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। ये अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस आ जाए ना, -1 का मान होता है आई। इस आई को बोलते हैं आयोटा। ये एक काल्पनिक नंबर है। क्या है बेटा? ये एक काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक संख्या है। अब सुनो, अगर बेटा अब सुनो क्या कहानी मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ बेटा कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे यार माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यही तो है आपके x बराबर। तो ये क्या है? ये क्या है? ये डी ही तो है। अगर ये चीज ऋणात्मक आ जाए मतलब लेस देन जीरो, जीरो से छोटा मतलब माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा है मतलब माइनस। और ये माइनस कहाँ फंस गया? अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर माइनस फंसते ही मतलब सर ये जो मूल आएंगे ये काल्पनिक आएंगे, क्योंकि आयोटा एक काल्पनिक संख्या है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है या बराबर भी जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, बराबर जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, तब भी इसके मूल धनात्मक आएंगे। सॉरी धनात्मक नहीं, वास्तविक आएंगे। मैं धनात्मक ऋणात्मक की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या आएंगे, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ वास्तविक आएंगे। वो धनात्मक ऋणात्मक गलत भूल गया। धनात्मक ऋणात्मक नहीं, वास्तविक मूल आएंगे। क्लियर है? तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये समीकरण और ये संबंध याद रखना। विवेचक समझ में आया? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। और काल्पनिक अगर हल चाहिए, काल्पनिक मूल्य चाहिए, तो ये आएंगे बेटा। तो डिस्क्रिमिनेंट विवेचक का मान जीरो से कम होना चाहिए, लेस देन जीरो। और अगर वास्तविक हल चाहिए, वास्तविक मूल्य चाहिए, तो विवेचक का मान ग्रेटर देन जीरो या बराबर जीरो भी चाहिए। तो ये थी छोटी सी कहानी द्विघात समीकरण के बारे में जो मुझे सिखानी थी। खत्म हो गया द्विघात समीकरण। हाँ बस इतना ही है। ऐसे क्या मजाक कर रहे हो? हाँ मेरे को जो सिखाना था वो यही है, लेकिन मैं अभी सवाल करवाऊंगा। सवाल करना जरूरी है ना बेटा। आइए सवाल करते हैं। तो क्या सवाल है सुनेंगे बेटा। तो आपको एक समीकरण दे रखी है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 को हल करना। आइए हल करते हैं बेटा। अगर मुझे समीकरण को हल करना है बेटा तो कैसे करना? ए का मान, अच्छा इसको तुलना करते हैं पहले। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। व्यापक हल है ना, अरे सॉरी व्यापक समीकरण है ना। व्यापक समीकरण तो a का मान यहाँ से क्या निकल का है? तुलना करिए। तो देखो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, तो a की जगह 2, x की जगह x, तो b की जगह प्लस प्लस है तो b की जगह भी 5 आएगा। अच्छा c की जगह यहाँ प्लस ही है या -12 है, मतलब c का मान -12, सॉरी c का मान -12। क्लियर? तो ए बी सी के मान हमने निकाल लिए। अब क्या करेंगे? मूल्य निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य का प्रयोग करेंगे। तो बेटा मैं x1 अलग निकाल रहा हूँ और x2 अलग निकाल रहा हूँ। तो माइनस बी -5 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर -4, ए का मान 2, सी का मान -12 बटे 2 ए का मान 2। इसको हल कर लेते हैं। x1 का मान क्या आएगा बेटा? x1 का मान आएगा -5 प्लस, अभी दूसरा मूल बाकी है, दूसरा मूल निकालूंगा। 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस मत कर देना। बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे मैं बताता हूँ, 4 दूनी 8 सर, 8 में तो -8 और ये -12 सर, -8 पर -12 -20, ये मत करके आ जाना बच्चे। तो माइनस आके यहाँ बाहर हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, ये हो जाएगा बेटा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 24 इंटू 4 करेंगे तो 96, और ये 96 और ये 25, 96 प्लस 25 106, 116, 121, तो अंडर रूट 121 बटे 4। तो सर मान आ गया। ये लंबा सा रूट मत बना, छोटू सा बना देते हैं। अब तो हमारी संख्या बहुत छोटी सी रह गई। तो 121 11 का होता है बेटा, है ना, 11। तो -5 प्लस
11/4, 11 में से 5 गए बेटा 6, तो आ जाएगा 6/4, 6/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। एक मूल तो मेरे पास आ गया 3/2। अब बेटा अगर मुझे x2 का मान निकालना है तो सर माइनस अंडर, बोलिए b² माइनस 4ac/2a। अब सब कुछ सेम है बेटा, सिर्फ यहाँ माइनस का फर्क है, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा। -b -5 -11/4 कितना आ जाएगा 4। तो -11 -5 हो जाएगा बेटा -16/4, तो रूट आ जाएगा x2 का मान। अरे देखे ना बेटा 11 और 5 16, -16 तो रूट आ जाएगा बेटा 4 चौके 16 -4। तो x2 का मान आया इतना, और x1 का मान जो यहाँ से तुमने निकाला वो निकाला 3/2। एक मूल तो आया 3/2, एक मूल आया x2 का मान आया -4। तो आपको पूछा क्या था, इस समीकरण को हल करना है, कर दी भैया, तुमने मुझसे इस समीकरण को हल करने को बोला, कर दी सर, ये रही समीकरण। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 समाप्त हुआ। अगला चलते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2 की तरफ। क्या है, बहुत आसान सा सवाल है। बोला हम देखो भौतिकी विज्ञान से कैसे रिलेट किया है, सुनना। कक्षा 11वीं का में पढ़ के आते हैं बेटा हम, सरल रेखा में गति। सवाल आपको दे रखा है कि एक सरल रेखा में गतिशील कण की जो चाल है v, वो एक समीकरण जो कि समय का एक फलन है या समय पर निर्भर कर रही है, आपको दे रखा है v बराबर t² + 3t - 4, जहां v जो है वो चाल है मीटर प्रति सेकंड में, और जो t है वो समय है बेटा सेकंड में द्वारा दी जाती है। वह समय ज्ञात करना है। सबसे पहले तो सवाल से हिंट जुड़ाना सीखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वह समय ज्ञात करो, t निकालना है, जिस पर कण क्षणिक रूप से विराम में आता है। ओ हो सर, इसका मतलब अगर मैं इस सवाल नंबर 2 का हल निकालूं तो मुझे जो दिया है वो दिया है t² + 3t -4। ठीक है बेटा, बोला है कि समय का मान निकालो कब, जब वह क्षण भर के लिए इंस्टेंट, तात्क्षणिक रूप से हो, उस पल को निकालना है, उस समय को निकालना है। जैसे मैं चल रहा हूँ और मैं एक पल को रुक गया, तो किस पल में रुका वो समय मुझे निकालना है। मैं रुका मतलब मेरा वेग 0, अर्थात v का मान 0 हुआ उस क्षण। कण क्षणिक रूप से विराम में आता है, अर्थात v का मान 0 रखोगे, और v क्या है, ये है, अर्थात सर ये सीधा समीकरण के रूप में प्राप्त होगी t² + 3t -4 बराबर 0। क्या मिल गई यहाँ, क्या मिल गई, द्विघात समीकरण मिल गई। और द्विघात समीकरण मिल गई तो उसके दो मान आएंगे p के, क्या मान आएंगे, दो मान आएंगे। चलिए, तो दोनों मानों को निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। -b, तो -b, अब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ सूत्र, t के दो मान आएंगे, -b -3, तुलना कर लोगे, ± √b², 3 का स्क्वायर 9 -4, a का मान 1, c का मान -4/2a, 2 गुना 1, तो t बराबर आएगा बेटा, t बराबर क्या आएगा बोलो, t बराबर आएगा -3 प्लस माइनस 10 गुना, ये तो 9 है, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट 5, सॉरी रूट में क्यों लिखूंगा फिर मैं, चलो पहले 25 लिख देते हैं, अगली स्टेप लेंगे बटे 2, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो t बराबर बेटा -3 प्लस माइनस 5/2, तो t के दो मूल आएंगे यहाँ से। एक तो आएगा बेटा t1 बराबर -3 प्लस 5/2, और एक आएगा -3, t2 का मान -3 -5/2, 5 में से 3 गए 2 और 2/2 1, तो t1 का मान आएगा 1 सेकेंड, समय है ना। अच्छा, एक और मूल आएगा t का, तो समय का तो एक और मान आएगा, आइए चेक करते हैं क्या मान आता है। t2 बराबर -3 और -5 -8/2, तो सर ये हो जाएगा -4 सेकेंड। लेकिन आप t2 को नहीं ले सकते क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए एक मान छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे को वो समय मिल गया, वो समय का मान पूछा है कि किस क्षण वो कण विराम अवस्था में आएगा, ये वो समय है t बराबर 1 सेकंड पर। जी हाँ बच्चों, t बराबर 1 सेकंड पर कण विराम अवस्था में आएगा, क्षण भर के लिए आएगा, उसके बाद हो सकता है वापस चलना चालू हो जाए, ठीक है। लेकिन ये वाला समय नहीं लूंगा, कारण लिख लो, समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, समय कभी ऋणात्मक समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो ये है बेटा वो कहानी, आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं बेटा, क्या कहानी है अब लिखिए, समझ में आया। तो यहाँ पर आकर आपका द्विघात समीकरण समाप्त होता है। अब मैं चालू करूंगा बेटा
द्विपद प्रमेय। तैयार है? तो चलिए बेटा अब हेडिंग लगाइए, द्विघात समीकरण खत्म हो गया, अब हेडिंग लगाइए द्विपद प्रमेय। तो ये है आपके सामने द्विपद। मैं अगले पन्ने से लगा सकते हो, मैंने आपको बोला है बेटा बढ़िया सा रजिस्टर बना लीजिए फिजिक्स का, हम बढ़िया से पढ़ेंगे, यकीन दिलाता हूँ आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आ जाएगा, वास्तविकता में फील दिला दूंगा। लेकिन सिंसियर रहना, सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी बेटा, है ना, क्योंकि बेटा आप परीक्षा देने जा रहे हो 2022 में, एक साल का समय है, थोड़ा सा जोश में और थोड़ा सा क्योंकि समय कम है तो थोड़ा सा स्पीड बना के हम चलने वाले हैं, ठीक है, तो मजा तो आने वाला है, बिल्कुल तोड़ फोड़ मचा देंगे, ठीक है, बहुत कुछ सीखेंगे इस पूरी यात्रा में, बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो द्विपद व्यंजक, अब देखो वहां पर मैंने समीकरण का इस्तेमाल किया था द्विघात समीकरण, यहाँ मैंने द्विपद व्यंजक लिया। इससे एक बात तो साफ है सर कि यहाँ पर आप बराबर जीरो तो नहीं लिखोगे। अरे भाई अगर व्यंजक है तो बराबर जीरो मतलब बताया है ना, तो इसका मतलब एक चीज तो है कि सर हमें बराबर जीरो वाली चीजें नहीं दिखेगी। अब द्विपद, दो द्वि मतलब दो, पद मतलब दो पद होंगे। आइए जानते हैं कैसे होते हैं द्विपद। तो दो पदों का बीज गणितीय व्यंजक द्विपद व्यंजक कहलाता है। दो पदों का कैसे दिखते होंगे, देखो उदाहरण के लिए पहला पद दूसरा पद, इन दो पदों का बीज गणितीय व्यंजक द्विपद व्यंजक कहलाता है। इन दो पदों का जो व्यंजक है वो द्विपद व्यंजक कहलाता है। एक्स और वाई ये भी दो पद हैं, एक्स और वाई ये भी दो पद हैं, अर्थात ये सभी की सभी द्विपद व्यंजक हैं, ये सभी की सभी द्विपद व्यंजक हैं। बोलिए बेटा बात समझ में आ रही क्या, कहानी क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलिए, नहीं आ रही, अरे बोल दो यार, बोलो। चलिए तो बेटा ये दोनों की दोनों ही द्विपद, ये मतलब दोनों मतलब सारे की सारे ही द्विपद व्यंजक हैं, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं बेटा इनके एक्सपेंशन, प्रस्तार, इनको बोलते हैं प्रसार, क्या बोलते हैं प्रसार, कि जब भी आपके पास द्विपद व्यंजक आ जाए तो इनका प्रसार आपको मैं थोड़ा सा देसी स्टाइल में सिखाता हूँ। आइए ये अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे हैं, मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, बोलता ध्यान से सुन लो, बहुत कुछ काम की चीज है। मैंने बोला अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर बताना तो जरा, तो तुमने बोला सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, दो की जगह अगर मैं तीन कर दूं तो भी प्रसार आ जाएगा। या आपने क्या किया, आपने प्रसार किया, इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोला है, तो इस दो की जगह तीन चार पाँच 10 15 100 हजार लाख करोड़ 10,000 करोड़ लाख करोड़ एन टाइम काहे नहीं कर देते सर, एन मान रख दो। तो अगर a प्लस बी की स्क्वायर की जगह मैं दो की जगह एन रख दूं तो मैं एक व्यापक हल बता रहा हूँ आपको, एक व्यापक सूत्र बता रहा हूँ, एक व्यापक प्रसार बता रहा हूँ a प्लस बी की घात एन का। फिर मैं आपको एन का मान दो रख के समीकरण तक पहुंचाऊंगा, a की घात एन, एन गुना a की घात एन माइनस वन b की घात वन प्लस एन गुना एन माइनस वन बटे दो गुना एक a की घात एन माइनस दो b स्क्वायर। क्लियर है? बोलो बेटा, ये तो हो गया बेटा a प्लस बी की, और कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी वन प्लस एक्स की घात एन की, तो वन प्लस एक्स की घात हम लिखेंगे वन प्लस एन एक्स प्लस एन गुना एन माइनस वन बटे दो इंटू एक्स। हमारे को फिजिक्स में जो जरूरत पड़ेगी वो इसी तक की पड़ेगी, हम सन्निकट मान तक निकाल लेते हैं वन प्लस एन एक्स की। अगली स्लाइड्स में बताऊंगा वन प्लस एन एक्स क्यों लिखते हैं और सवालों में इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? तो सुनना, वन प्लस एक्स की घात एन को मैं वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बटे दो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, और ये डैश 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 चलता ही चला जाएगा। अब सोच, तो ये चाहता है कि सर यहाँ दो की जगह एन रखा तो ये सूत्र बना, अब इस सूत्र में अगर मैं एन की जगह दो रख दूं तो ये आ जाना चाहिए, तो देख रख के देख, एन की जगह दो रख तो ए का स्क्वायर आ गया, ए का स्क्वायर आ गया, बोलना यार, एन की जगह दो रखेगा तो दो ए, एन की जगह दो रखेगा तो दो माइनस एक तो टू ए बी, टू ए बी भी आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे दो, दो माइनस एक गुना दो, दो दो बटे दो एक, ये तो खत्म हो गया। ए की घात एन की घात एन दो रखोगे तो दो माइनस दो, किसी भी संख्या की घात अगर जीरो होगी तो वन, ये भी खत्म, सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इसको छोड़ो, अगर तुम्हें ये याद है तो ए प्लस बी की घात दो पूछो, ए प्लस बी का क्यूब पूछो, ए प्लस बी की घात चार पूछो, ए प्लस बी की घात पाँच पूछो, तुम्हें अगर ये आता है तो तुम्हें बहुत कुछ आता है। ऐसे ही सेम कहानी है बेटा वन प्लस एक्स की घात एन की, तो वन प्लस एक्स की घात एन क्या होगा, वन प्लस एन एक्स प्लस एन गुना एन माइनस वन बटे दो गुना एक्स स्क्वायर प्लस, और चलता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये है बेटा कुछ कुल मिला के कहानी, तो ये बोलते हैं प्रसार। क्या है? प्रसार। ए प्लस बी की घात एन का प्रसार है।
अगर प्रसार याद रख पाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो प्रसार याद रखना है वो है ये वाला। ये तो तुम्हें हर हाल में याद रखना ही पड़ेगा। 1 प्लस एक्स की घात एन का प्रसार आपको हर हाल में याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन गुना एन माइनस वन बटे 2 गुना ए एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। द्विपद सन्निकटन। सन्निकटन बेटा, द्विपद सन्निकटन क्या है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ बेटा। क्या होता है ना बेटा, देखो ये वाला समीकरण याद है हमें, तो अब देखना सुनना बेटा, हम बड़ी पदों की, अब एक्स है यहाँ तक तो चल जाएगा सर, लेकिन एक्स के बाद आगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा, एक्स की घात 4 आएगा, तो हम फिर इनको नगण्य मानते हुए चलते हैं, और ऐसा नगण्य मानने के बाद हमें एक सन्निकट मान प्राप्त होने लग जाता है। क्यों मानेंगे मैं आपको बताता हूँ, और कब मानेंगे ये भी बताता हूँ, हर बार मत मान लेना। आइए तो देखो, यदि एक्स एक की तुलना में बहुत छोटा है, एक की तुलना में, मतलब समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। एग्जाम्पल, मैंने बोला 1 प्लस एक्स 0.0005 की घात एन क्यूब है, बहुत छोटा है एक की तुलना में। 1 प्लस एक्स, तो एक्स बहुत छोटा है, एक्स बहुत छोटा है एक की तुलना में, तो पद में एक्स की उच्चतम घातों को नगण्य मान लेते हैं। तो एक्स की उच्चतम घात का मतलब है बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स तक नहीं, इस तक तो चल जाता है, एक्स की घात 1 तक, तो उच्चतम घातों को नगण्य क्यों मानते हैं? क्योंकि बेटा एक्स का मान बहुत छोटा है, 0.0005 है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा, और छोटा होते होते वो ऐसा नहीं है जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, बहुत छोटी छोटी संख्याएं को ऐड करने से खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है इस 1 प्लस एन एक्स के मान को, इसीलिए सन्निकट मान होते हैं, एग्जैक्ट मान नहीं बोलते, सन्निकट मान। कि हाँ, आप आसपास पहुंच जाओगे, एग्जैक्ट तो अभी भी नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन वो सन्निकट मान आपकी फिजिक्स में कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना है ना। तो जब x का मान छोटा होगा एक की तुलना में, अभी बड़े पदों को गायब करना, क्योंकि तो बेटा ये जितनी छोटी संख्या रहेगी, जितनी छोटी संख्या, ये उतना ही वर्ग करने पर छोटा हो जाएगा। लेकिन एक से बड़ा रख दो x का मान 2 है, तो 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, तो भैया फिर ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, आंसर पे फर्क पड़ेगा। इसलिए याद रखना, x का मान 1 से बहुत छोटा होगा। फील वाली बात है, आ जाए तो आ जाए, इस पर किसका वश। ठीक है, चलिए, तो 1 प्लस एक्स की घात एन को मैं लगभग 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ, मतलब जो घात है उसको अंदर कुदा दो, जो घात है उसको अंदर कुदा दीजिए, तो हमने घात को अंदर कुदा दी, एन के साथ गुणा कर दिया। आइए सवाल करते हैं, आपके सामने सवाल आने वाला है, लेकिन पहले इस सवाल को हल करके दिखा दूं। तो बेटा 1 प्लस एक्स की घात एन जैसा है ये, 1 प्लस एक्स की घात एन जैसा है ये, लेकिन बेटा इसमें एक चीज आपको नजर आ रही है। अब देखो, तो मान लीजिए फिजिक्स में आप कैलकुलेशन कर रहे हो और कहीं पर आपको ये फंस गया, ध्यान से सुनना। अब आप इसको कहाँ तक हल करोगे? अब आप लगाते हो द्विपद प्रमेय वाली कॉन्सेप्ट को, यार ये 1 प्लस एक्स की घात एन है और एक्स का मान बहुत छोटा है, तो 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ, 1 प्लस एन एक्स। तो आइए 1 प्लस एन एक्स सीधा सीधा मान निकल जाता है, 1 प्लस एन का मान कितना 3 और एक्स का मान कितना बेटा 0.005। बोलिए यार, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा, 15 बटे 1000 तो 0.015, तो ये होगा 1 प्लस 0.015, और इसको जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1.015। ये तो अप्रोक्सीमेशन आ गया, अप्रोक्स मान हमने निकाल के ले लिया इसका। तो यहाँ आके इसका फायदा हो जाता है, अगर एक्स का मान बहुत छोटा हो तो उच्चतम घातों को नगण्य मान सकते हैं। आइए, तो बेटा एक सवाल आपको दे रखा है कि एक वस्तु के द्रव्यमान m में परिवर्तन है m बराबर m नॉट बटे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां m नॉट वस्तु का ग्राम द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। m नॉट का मान आपको दे रखा है, c प्रकाश आवेग है 3 गुना 10 की घात 8 और v 3 गुना 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड आपको दे रखा है। m का सन्निकट मान आपको ज्ञात करना है। तो बेटा इस सवाल को कैसे करेंगे देखना बेटा, हल तीसरा, m बराबर आपको दे रखा है बेटा m नॉट है ना, अच्छे से लिखते हैं, m बराबर m नॉट बटे अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अरे एक ही बात है भाई, बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को मैं बी बाय सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ पूरे का। चल यार, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, m बराबर m नॉट बटे 1 माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, अरे लिख सकता हूँ की घात आधा
कंफ्यूज नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया उल्टा सीधा। ये बस खुश, अभी खुश चीज। अरे यार रूट हटा दिया तो आधा लिख सकता हूँ, इसको ऊपर ले जा। तो m बराबर क्या, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ m नॉट गुना 1 माइनस जी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर की घात माइनस आधा। अरे लिख सकता हूँ। v का मान आपको दे रखा है सवाल में, कितना दे रखा है v का मान? सर v का मान 3 गुना 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल सारी दुनिया जानती है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और m नॉट आपको दे रखा है विराम द्रव्यमान 10 किलोग्राम मान रखते हैं। आइए तो बेटा m बराबर हल तीसरा m बराबर m नॉट कितना है 10, रूट नहीं है ना। तो ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब बेटा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना, देखो बी स्क्वायर 3 गुना 10 की घात 7 या 3 गुना 10 की घात 8 है, तो बी बटे सी करोगे तो 1 बटा 10 नहीं आई समझ में। बी बटे सी करके देखो, तो बी बटे सी करोगे तो बेटा 3 गुना 10 की घात 7 और सी का मान 3 गुना 10 की घात 8 और फिर पूरे का वर्ग करोगे तो बेटा 1 बटा 10 बचेगा बस, ये 1 बटा 10। अरे एक ही तो जीरो ज्यादा है यार, अरे गणित तो आनी चाहिए, एक जीरो ज्यादा है। तो ये 1 बटा 10 और उसका स्क्वायर करोगे तो कुल मिला के 1 बटा 100 पे पहुंच जाओगे। मतलब सर इस पूरी संख्या को 1 बटा 100 लिखा जा सकता है। आइए तो 1 माइनस 1 बटा 100 की घात माइनस आधा। तो m बराबर m नॉट का मान है 10 गुना 1 माइनस, इसको क्या लिखता हूँ 0.01 की घात माइनस आधा। अब आ जाओ, अब इसको जब हल करना पड़ेगा तो अब लगाएंगे सन्निकट कि यदि x का मान 1 से बहुत छोटा है तो हम 1 प्लस एक्स की घात n है ना, तो खुदा दो अंदर n को। तो देखना बेटा 10 1 माइनस ये माइनस आ जाएगा आधा और ये आ जाएगा बेटा 1 बटा, इसको मैं 1 बटा 100 ही तो लिखूंगा आधा, माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। तो m बराबर 10 गुना 1 प्लस 1 बटा 200, तो अंदर 10 से गुना कर दीजिए, अंदर 10 से गुना कर दीजिए, m बराबर आ जाएगा बेटा 10 प्लस 10 बटा 200, तो m बराबर आ जाएगा 10 प्लस 1 बटा 20। इसको हल करोगे किलोग्राम में आंसर आएगा बेटा 10 प्लस इसको आएगा बेटा 1 बटा 20 है, 1 बटा 20 हो जाएगा 0.05 किलोग्राम। और इसको हम लिख सकते हैं m का मान लगभग 10.05 किलोग्राम। ये हल होता है। क्लियर है? बात समझ में नहीं आई यार, सवाल सही करवा दिया, थोड़ा सा अच्छा सवाल था लेकिन आप कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है आप पर। ठीक है, तो यहाँ पर आकर संद्विपद प्रमेय भी हमने पढ़ी। ठीक है, चलिए बेटा अब हम आते हैं श्रेणियों। तो यहाँ पर आकर हमारी द्विपद प्रमेय भी खत्म हो गई। ठीक है, तो हमने द्विपद प्रमेय पढ़ ली, द्विघात समीकरण पढ़ ली, तो बस इतना ही है हमारे दिमाग में, द्विपद प्रमेय कैसे अप्लाई करना है वो आपको मैंने सिखाया। चलिए अब चलते हैं श्रेणियों पर, तीसरा टॉपिक बीजगणित का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा समांतर श्रेणी। आपके सामने आ गई होगी समांतर श्रेणी। तो व्यापक रूप जो होता है ना बेटा, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश नहीं है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये है बेटा हमारा एपी। एपी का जो व्यापक रूप होता है ना बेटा, ए होता है प्रथम पद, आपको मैं बताऊंगा डोंट वरी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सॉरी 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 प्लस नहीं है, ए प्लस 4d। अब सुनो, जब दूसरा पद लिखे, ये है पहला पद ए, अरे पहला पद 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 समझते, जैसे 10 कुर्सी है, पहली कुर्सी दूसरी कुर्सी तीसरी कुर्सी, तो पहली कुर्सी दूसरी कुर्सी मतलब पहला पद दूसरा पद तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अरे यार बेटा, अरे बेटा बोलना यार, कहानी क्लियर है ना। तो ये है हमारा पहला पद, ये है दूसरा पद, तीसरा पद। तो जब दूसरा लिख रहे थे तो एक ही डी था, तीसरा लिख रहे थे तो 2 डी है, चौथा लिख रहे हैं तो 3 डी है। मतलब जो लिख रहे हैं पद चौथा है, चौथा पद फोर्थ पद, पद कौन सा है फोर्थ, चौथा पद, लेकिन लिख 3 डी रहे। पद कौन सा है फिफ्थ पद, लेकिन लिख कौन सा रहे 4D। ऐसे ही बेटा जब मैं एनवा पद लिखूंगा, मैं जब एनवा पद लिखूंगा तो लिख तो मैं एनवा पद रहा हूं लेकिन लिखूंगा n माइनस 1d। एक कम कर दो, पांचवा था तो 5 माइनस 1 4d, 4 है तो 4 माइनस 1 3d। ऐसे ही सर a प्लस n माइनस 1 गुना d। ना पढ़ा सर पल्ले हमारे पर, सर हमरे पल्ले नहीं पढ़ा। a प्लस n माइनस 1 गुना d। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ जानी चाहिए।
है, तो यही तो है बेटा, देखो ना, जहाँ ए प्रथम पद, ये क्या होता है बेटा, प्रथम पद, सॉरी पद नहीं पद, ये क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, डी क्या है, सार्व अंतर, डी क्या है, सार्व अंतर, ठीक है। और एन क्या है, एन पदों का योग, एन क्या है, एन पदों का योग, ठीक है, एन पदों का योग, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना होगा बेटा, अब सार्वंतर कैसे है, श्रेणियों को कैसे पहचानेंगे, समांतर श्रेणी को अगर मुझे पहचानना है बेटा, तो देखो अगला पद माइनस पिछला पद, तो ए प्लस डी में से ए घटाओ तो एक डी बचेगा, यही करवा रहा हूँ। ए प्लस टू डी में से ए प्लस डी घटाओ तो ए से तो ए उड़ जाएगा, टू डी में से डी जाएगा, डी, मतलब अगले पद में से पिछला पद घटाइए, और अगर ये जो अंतर है अगर ये बराबर आ जाए, समान आ जाए, तो बोल देते हैं कि ये सारी संख्याएं समांतर श्रेणी में है। बात समझ में नहीं आई, फील वाली बात करवाता हूँ बेटा। उदाहरण अगर मैं लिखवाऊँ तो बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 4 6 8 10। देख बेटा 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। तो सारा जो अंतर है, सार अंतर वो समान है, अर्थात ये पूरी सीरीज, ये जो पूरी श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। बोलो बेटा क्लियर है क्या? अगर मुझे सूत्र लिखना है तो मैं सूत्र लिखने जा रहा हूँ, एस, एस मतलब समेशन, तो एन पदों का योग जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये वाला सूत्र। सभी बच्चे इसको जानते हैं, हाईलाइट कर देता हूँ, सभी बच्चे इस सूत्र को जानते हैं। एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, या तो इसको जानते होंगे या इसको जानते होंगे, एन बाई 2 प्रथम पद प्लस एनवा पद, प्रथम पद प्लस एनवा पद, या इसको जानते होंगे एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहला पद प्लस अंतिम पद, ये आपका निकल के आएगा एस एन। एस एन समझ में आया, एन पदों का योग। आइए बेटा सवाल करते हैं, डी समझ में आ गया, सारवंतर। सवाल आपके सामने आया है कि दी गई समांतर श्रेणी 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 64 का योगफल ज्ञात करना है। हल नंबर 4 हम करने वाले हैं, हल नंबर 4। तो श्रेणी क्या दी गई है, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 64 कितनी दी गई है, 64। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या? अब सुनना, तो ये है हमारे पास की कहानी, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 64 ऐसे कुछ दे रखी है। हमें योगफल ज्ञात करना है, पहले तो ये पहचानते हैं समांतर में है कि नहीं है। तो बेटा 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे, 12 में से 8 गए तो भी 4 बचेंगे प्लस, ऐसे अगले में से। इसका मतलब बेटा ये जो दी हुई है वो हमें एपी में दिया है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, जहाँ प्रथम पद कितना है 4 है, सारवंतर कितना है, अरे बोलो यार सारवंतर कितना है सर, सारवंतर भी 4 है, ठीक है, सारवंतर 4 है। और एन का मान पता चल जाए बेटा, 4 8 12 64, 64 बटे 4 करोगे 16 32 16 3 48, 16 चौके 64, मतलब एन का मान 16 है। ऐसे 16 पद होंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, और कहीं जाके फिर 16वें तक ले आएगा 64। तो बस अब लगा लीजिए सूत्र, एन पदों का योगफल, सॉरी हमको पूछा है बेटा 64 का योगफल, मतलब एन का मान कितना है 16, तो 16 पदों का योगफल हमें लिखना है। हम क्या लिखेंगे, सुनना, एस एस एन बराबर, अरे यार भूल गए क्या, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1, तो एन बाई 2, एन कितना 16 बटे 2, 2a, ए का मान कितना 4, 2a प्लस एन माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी सारवंतर, बस इसको हल कर लीजिए, एस 16 आ जाएगा बेटा, ये तो आ जाएगा 8, 4 दूनी 8 प्लस 16 में से 1 15, 15 इंटू 4 60, सर 60 प्लस 8 68, तो 16 पदों का योग आएगा 8 गुना 68, और इसको हल करेंगे ना बेटा तो 16 8 18 64, 6 बचेंगे, 8 3 48, अरे यार इसको गुना कर रहा हूँ ना, 8 18 64 है ना, 6 8 48, अरे 8 3 48, 48 और 6 54, 48 और 6 54, तो कुल मिला के आ जाएगा 544, उत्तर है हमारा सी। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल अगर हमारे पास आए तो हम सक्षम। चलिए बेटा अब हम आ जाते हैं समांतर श्रेणी के कुछ फिक्स वैल्यूज हैं, इनको दिमाग में रखना कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, खत्म, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, प्रथम n प्राकृत संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 ऐसे कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, अनंत तक नहीं, n तक जा रही है।
ठीक है। ऐसे ही बेटा अगला है प्रथम n वर्ग किए हुए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ऐसे ही बेटा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग मैंने वर्ग का बता दिया, सिंपल बता दिया और मतलब घात 1 घात 2 घात 3 तीनों का बता रहा हूँ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस n क्यूब आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का पूरे का स्क्वायर मतलब इसका यहाँ लिख दो, बस स्क्वायर लगा दो, देखो याद हो जाएगा ये और ये एक जैसी है, बस यहाँ स्क्वायर नहीं है यहाँ स्क्वायर है, सूत्र है दिमाग में रखो। चलिए अब हमारे पास सवाल आने वाला है। सवाल है बेटा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। पता है सवाल नंबर हल नंबर 5 क्या है? प्रथम 50 मतलब बेटा हमको दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 प्लस 48 प्लस 49 प्लस 50 ऐसे सात सूत्र निकाला तो n का मान कितना है 50 रख दो ना बेटा s50 कितना आएगा n इंटू n प्लस 1 अभी अभी तो सीखा हमने sn का मान n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो n का मान कितना है 50 प्रथम 50 तो n का मान 50 प्लस 1 देखो बेटा थोड़ी सी स्पीड में चल रहे हैं इसको काट पीट के बराबर कर दो s50 बराबर कितना आ जाएगा ये हो जाएगा बेटा 50 गुना 51 बटे 2 अरे यार बोलो ना यार तो बेटा इसको काट पीट के बराबर कर दोगे ना तो ये कितना आ जाएगा बेटा 25 तो s50 बराबर 51 गुना 25 पर अब कर लेते हैं 25 से कम 25 अरे यार 25 से कम 25 5 25 पंजे 125 126 127 1275 तो s50 जो आएगा वो 1275 आएगा। ये हासिल है बेटा हासिल लगी समझ में आता है ना हासिल लगी तो बचपन में गणित पढ़ते थे हम तो ऐसे ही सीखते थे। ठीक है चलिए अब आ जाता है बेटा ये वाला सवाल भी बहुत आसान है। सूत्र लगाएंगे n का मान 10 है बेटा है ना तो बेटा सूत्र कौन सा लगाएंगे हल नंबर 6 क्या करेंगे सर है ना प्रथम वर्ग वाला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 स्क्वायर अभी सूत्र पढ़ा था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 ऐसा है n का मान 10 रख दीजिए s10 बराबर 10 n का मान 10 प्लस 1 2 गुना 10 प्लस 1 बटे 6 तो s10 बराबर 10 प्लस 1 11 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6 तो पूरे को हल कर लीजिए जो भी आएगा वही आपका उत्तर होगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया sn बराबर चक्कर में सूत्र यही था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 है ना तो n का मान 10 है कोई दिक्कत नहीं है n 10 है n प्लस 1 10 प्लस 1 11 2n प्लस 1 n का मान 10 है 10 दूनी 20 प्लस 1 21 बटे 6 अब इसको हल कर लो बेटा s10 आ जाएगा कितना आएगा चलिए हल करते हैं ये हो जाएगा 110 गुना 21 बटे 6 ठीक है तो बेटा 3 से कट जाएगा 7 7 की 21 और 3 से 2 बार कट जाएगा ये कट जाएगा 2 से 55 बाहर तो 55 गुना 7 कर लीजिए s10 आएगा 55 गुना 7 कितना आएगा 7 पंजे 35 7 पंजे 35 36 37 38 385 तो s10 जो आएगा वो आएगा 385 सही है 7 पंजे 35 हासिल लगी 3 7 पंजे 35 3 38 चलो तो अब हम बात करेंगे बेटा गुणोत्तर श्रेणी किसकी बातें करेंगे गुणोत्तर श्रेणी चलिए जल्दी से खत्म करते हैं तो व्यापक रूप a ar स्क्वायर ar की घात n माइनस देखो दूसरा पद है तो 1 है घात तीसरा पद है तो घात 2 है तो nवा पद है तो घात n माइनस 1 जहाँ बेटा a अंतर पद होता है r सार होता है वहाँ हम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते थे दूसरे पद में से पहला पद घटाते थे यहाँ घटाना नहीं है भाग देना क्योंकि अनुपात है वहाँ अंतर था सार अंतर तो अंतर लेना था यहाँ अनुपात है भाग देना है दूसरे में से पहले को घटाते थे वहाँ यहाँ भी हम दूसरे में पहले का भाग ar बटे a तो क्या आएगा a आएगा ऐसे ar स्क्वायर बटे ar तो फिर सॉरी a नहीं r आएगा क्या आएगा बेटा r आएगा ये तो निकल जाएगा ऐसे यहाँ पर आ रहा है ऐसे ar क्यूब बटे ar स्क्वायर तो आप ध्यान से देखो तो 7 अनुपात बराबर आ रहा है तो ये इसका व्यापक रूप है a ar स्क्वायर ar क्यूब ar स्क्वायर ar क्यूब ar की घात 4 ar की घात 5 ऐसे ar की घात n माइनस 1 दिस इज n वा पद कौन सा पद बेटा n वा पद क्लियर तो n पदों का योग अगर हमें लिखना है तो n पदों का योग हम लिखेंगे sn बराबर a गुना 1 माइनस r की घात n बटे 1 माइनस कब जब r का मान 1 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन r का मान कुल मिला के 1 से बड़ा क्यों क्योंकि बेटा अगर r का मान 1 से बड़ा होगा तो यह संख्या ऋणात्मक तो फिर कुल मिला के हमें इस सूत्र को पलट के लिखना होता है r की घात n माइनस 1 बटे r माइनस 1 उससे बात के चक्कर में पढ़ो आपकी सिंपल सी ये बात है इतना ही दिमाग में a गुना 1 माइनस r की घात n बटे 1 माइनस ये सूत्र तो आपके इतना काम का नहीं है इसलिए अनंत पदों का योग पूछते हैं यहाँ तो n पदों का योग है अनंत पदों का योग अगर हमसे पूछे ना बेटा देखो इसमें मैं हल करके दिखाता हूँ फिर मैं आपको अनंत पदों का योग हल करके दिखाऊंगा है ना ये देखो यहाँ पर दिया भी है
अनंत पदों के लिए अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे बेटा a/1 माइनस r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा आपका। जो मैं चालू करूँ ना भौतिकी विज्ञान में, तो बेटा वहाँ पर सवाल आते हैं और सवाल में इस गणित का यूज होगा, तब मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा। देखो बेटा हमने गुणोत्तर श्रेणी में लिखा था, आज की बात याद रखो, है ना। अनंत पदों का योग अगर आपको लिखना है, s अनंत बराबर a/1 माइनस r। कभी अगर n पदों का पूछे तो ये लिखना, अनंत पदों का पूछे तो ये लिखना, ठीक है। चलिए तो सवाल करते हैं बेटा। ये सवाल आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है बेटा? प्रश्न नंबर 7, दी गई श्रेणी इतना दे रखा है, इतना आपको क्या याद करना है? योग ज्ञात करना है। क्या याद करना है बेटा? योग ज्ञात करना है। तो बताइए a का मान कितना दे रखा है? हल। a का मान कितना दे रखा है सर? a का मान है 1। पहले तो चेक करो ये गुणोत्तर श्रेणी है क्या? हाँ सर गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे? 2/1 2, 4/2। अरे यार देखो ना बेटा, आप 2/1 करिए आपको 2 मिलेगा, 4/2 करिए आपको 2 मिलेगा, आप 8/4 करिए आपको 2 मिलेगा। तो 7 अनुपात बराबर है, अर्थात ये पूरी की पूरी गुणोत्तर श्रेणी है, जहाँ a का मान 1 है, r का मान 2 है। बस अब मुझे कैसे भी करके n का मान पता चल जाए बेटा। अगर n का मान पता चल जाए तो मेरी कहानी सुलझ जाएगी। और n का मान है बेटा, n का मान क्लियर है? बोलो यार। क्योंकि बेटा 256 जो है n-1 करके लिखते हैं, n-1 करके, क्योंकि 256 को मैं लिख सकता हूँ, 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 8, और 2 की घात 8 किसके बराबर है? 2 की घात n-1 की। तो n-1 बराबर 8, तो n का मान 9। बस अब सूत्र में मान रख दीजिए, सवाल हो गया। s 9 बराबर 9 बराबर बेटा a कितना है? 1 माइनस r की घात, r कितना है? 2, 2 की घात 9 बटे 1 माइनस r, 1 माइनस 2, माइनस इधर से आएगा, माइनस इधर से आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसको हल करके लिख देता हूँ सीधा सीधा। s9 जो आएगा बेटा, सीधा सीधा हल करके लिख देता हूँ, 512 आएगा, हल कर लेना, ठीक है। चलिए ऐसे ही बेटा ये सवाल है प्रश्न नंबर 8, ठीक है। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए जा रहा हूँ बेटा क्योंकि समय हो चला है, मुझे ये खत्म करना है। आप समझ सकते हो, मैंने कुछ नया चीज नहीं है, सवाल है। अब जैसे अनंत पद है, अब मुझे एक चीज तो पता चला कि सर ये जो है ना, ये हल करके ये गुणोत्तर श्रेणी में है। क्यों? कैसे पता चला सर? 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 बेटा ये अनंत तक है। ये तो तुम स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, तुम इसको दिमाग में रखना, स्टैंडर्ड रिजल्ट दिमाग में रखना। तो s अनंत बराबर क्या होता है? a/1 माइनस r। r कितना है सर? r का मान निकालेंगे 1/2 बटे अगला टर्म बटे पिछला टर्म, 1/2। r का मान आ गया, a का मान कितना है? a का मान a है, तो s अनंत कितना आ जाएगा? a कितना है? 1/1 माइनस r कितना? 1/2। तो s अनंत कितना आ जाएगा? 1/1/2। इसको हम लिख सकते हैं 2। तो जब भी इस तरह की श्रेणी आ जाए ना बेटा, तो अनंत पदों का योग 2 होता है। मेरी बात दिमाग में रख लेना, रख लेना, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये था आपका समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी भी मैंने आपको खत्म करवा दिए। अब समय हो चला है बेटा क्विज का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। अब वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 का विवेचक d बराबर b² - 4ac है। तो कब क्या होंगे ये बात आपको लिखनी है, सवाल को हल करिए। चलिए बेटा हो गया होगा। अगला सवाल है √0.99 0.99 का की गणना करनी है, सन्निकट मान आपको। बहुत आसान सवाल है, फटाफट से करिए। चलिए हो गया होगा। देखो वर्ग समीकरण ax² + bx + c का विवेचक अगर इतना है, वास्तविक एवं भिन्न होंगे d का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, वास्तविक एवं समान होंगे अगर d बराबर 0 है, अवास्तविक होंगे मतलब काल्पनिक होंगे अगर d का मान 0 है। सर ये तो तीनों ही ऑप्शन सही है, अर्थात उपरोक्त सभी सही है। अगर d का मान धनात्मक होता है, अंडर रूट के अंदर धनात्मक है, तो मान वास्तविक आएंगे और भिन्न आएंगे। अगर लेस देन है तो अंडर रूट के अंदर -1 आएगा, तो काल्पनिक आएंगे। और सी ये बी वाला जो है ना बेटा, d बराबर 0 होता है तो फिर दोनों ही मूल समान आते हैं। 2 और 2 1 3 3 1/2 3/2 3/4 नहीं। चलिए अंडर रूट 0.099 की गणना करनी है बेटा, 0.99। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 0.01 का 1/2। अरे लिख सकता हूँ ना, अरे लिख सकता हूँ ना बेटा, 0.01। तो यार ये तो 1 से बहुत छोटा है x, क्योंकि बेटा ये तो 1 + x की घात n जैसा बन रहा है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + nx। तो खत्म हो गया सवाल। तो 1 माइनस 1/2 आगे आएगा n, और x कितना 0.01। तो बेटा इसको ये आएगा 1 - 0.005, जिसको आप लिख सकते हैं 0.0995 ऑप्शन। चलिए तो आज हमने क्या सीखा? OMR 1 मिनट रिवीजन। बेटा आज हमने द्विघात समीकरण के बारे में बात की, द्विपद प्रमेय के बारे में हमने बात की, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में।